नमस्कार दोस्तों, द स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट सामान्य ज्ञान का विश्व का इतिहास का मास्टर वीडियो, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लूसेंट बुक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? क्योंकि जब भी ये विषय आता है तो इटली का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पुनर्जागरण की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से मानी जाती है। फ्लोरेंस नगर। इसमें सबसे बड़ा नाम है इटली के महान कवि दांते का। दांते का जन्म उसी फ्लोरेंस नगर में 1260 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1321 ईस्वी में हुई। और दांते को ही पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। अच्छा, पर मतलब ऐसा क्या किया था उन्होंने कि उन्हें अग्रदूत मान लिया गया? देखिए, उस समय जो कठिन लैटिन भाषा थी ना, उसका बहुत दबदबा था। दांते ने उस कठिन लैटिन भाषा को छोड़ दिया। अरे वाह। हाँ, और उन्होंने आम बोलचाल की जो भाषा थी, जिसे टस्कन भाषा कहा जाता था, उसमें अपनी रचना की। टस्कन भाषा में? और उनकी वो प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी थी? उसका नाम है डिवाइन कॉमेडी। इसमें उन्होंने स्वर्ग और नरक की एक बहुत ही काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। ये तो बिल्कुल वैसा ही कदम हो गया जैसे कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हो, जिसे किसी मुश्किल क्लासिकल भाषा के बजाय एकदम स्थानीय बोली में बना दिया जाए, ताकि हर आम इंसान उसे समझ सके। बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया। और दांते के बाद इस भावना को आगे बढ़ाया पेट्रार्क। इनका समय 1304 से 1367 का था ना? जी, ये भी इटली के निवासी थे और इन्हें मानववाद का संस्थापक माना जाता है। मानववाद मतलब इंसान को केंद्र में रखकर सोचना शुरू हो गया था। बिल्कुल। हाँ, इसके साथ ही एक और बड़ा नाम आता है इटालियन गद्य और कहानी के जनक का। अच्छा, वो कौन थे? बोकेशियो। इनका समय था 1313 से 1375 ईस्वी। बोकेशियो। और इनकी कोई प्रसिद्ध पुस्तक भी है शायद? हाँ, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है डेकामेरॉन। डेकामेरॉन, ठीक है। तो ये तो हो गई साहित्य की बात, पर कला और साहित्य से आगे बढ़कर ये नई सोच राजनीति में कैसे आई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। फ्लोरेंस के ही एक निवासी थे मैकियावेली। मैकियावेली 1469 से 1567 ईस्वी तक इनका समय रहा। बिल्कुल। इन्हें आधुनिक विश्व का प्रथम राजनैतिक चिंतक माना जाता है। आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक भी कहे जाते हैं ये। जी, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, वो राज्य का एक बिल्कुल नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। पर यहाँ मुझे एक बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब एक सवाल है मेरा। हाँ, पूछिए। एक तरफ इटली में द प्रिंस जैसी राजनीतिक और यथार्थवादी किताब लिखी जा रही थी और दूसरी तरफ चित्रकला अपने एकदम चरम पर थी। हाँ, ये सच है। तो ये दोनों अलग अलग दिशाएं एक ही समय में इटली में कैसे विकसित हो रही थी? बहुत अच्छा सवाल है। असल में ये कला का भी स्वर्ण युग था। इटली में उस समय 3 महान कलाकार हुए जिन्होंने कला को एकदम चरम पर पहुंचा दिया। उन 3 महान कलाकारों में सबसे पहला नाम तो लियोनार्डो दा विंची का ही आता होगा। बिल्कुल। वो तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। मतलब वो सिर्फ चित्रकार नहीं थे। हाँ, वो तो मूर्तिकार भी थे, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक भी थे। सोचिए, एक ही इंसान में इतने सारे गुण, और उनके अमर चित्र तो आज भी दुनिया भर में मशहूर हैं। द लास्ट सपर और मोनालिसा की बात कर रही है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इनके बाद जो दूसरा बड़ा नाम है वो है माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो ये भी बहुत अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार थे। हाँ, इनकी कृतियों में द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन बहुत प्रमुख हैं। और मैंने सुना है कि इन्होंने किसी गिरजाघर की छत पर भी चित्र बनाए थे। बिल्कुल सही। सिस्तान के गिरजाघर की छत के जो मशहूर चित्र हैं वो माइकल एंजेलो ने ही बनाए थे। क्या बात है। और तीसरे महान कलाकार कौन थे? वो थे रैफेल। इनकी जो सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है वो है जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र। मेडोना का चित्र। लेकिन क्या चित्रकला की शुरुआत इन्हीं लोगों ने की थी? नहीं, चित्रकला का जनक किसी और को माना जाता है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। अच्छा, जियाटो को। तो ये सब तो इटली की बात हो गई, पर इटली से निकलकर ये पुनर्जागरण इंग्लैंड, हॉलैंड और जर्मनी में कैसे फैला? यह फैलाव बहुत तेजी से हुआ। इंग्लैंड में साहित्य के क्षेत्र में फ्रांसीसी बेकन का नाम आता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। जी। इसके अलावा इंग्लैंड के ही टॉमस मूर ने एक पुस्तक लिखी यूटोपिया, जिसमें उन्होंने एक आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया था। बिल्कुल। और शेक्सपियर को कैसे भूल सकते हैं? उनकी अमर कृति रोमियो एंड जूलियट भी इसी समय की है। हाँ, शेक्सपियर तो महान है।
और हॉलैंड में क्या चल रहा था उस वक्त? हॉलैंड में इरास्मस नाम के विचारक हुए। उनकी एक पुस्तक है द प्रेज ऑफ फॉली। द प्रेज ऑफ फॉली, इसमें क्या खास था? इसमें उन्होंने पादरियों के अनैतिक जीवन और ईसाई धर्म की जो कुरीतियां थीं उन पर बहुत गहरा व्यंग्य किया था। अरे वाह! और सिर्फ साहित्य ही नहीं, मुझे लगता है इसी समय प्रयोगात्मक विज्ञान का भी जन्म हो रहा था। बिल्कुल। विज्ञान के क्षेत्र में इंग्लैंड के रॉजर बेकन का नाम बहुत बड़ा है। रॉजर बेकन, जिन्हें आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। जी, और प्रयोगात्मक विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जैसे पोलैंड के कोपरनिकस का उदाहरण लें। कोपरनिकस, जिन्होंने सबसे पहले इस बात का खंडन किया था कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। एकदम सही। और फिर गैलीलियो आए, जिनका समय 1560 से 1642 ईस्वी था। और गैलीलियो ने तो कोपरनिकस के सिद्धांत का पूरा समर्थन किया था। हाँ, इसके बाद जर्मनी के केपलर आए। 1571 से 1630 ईस्वी तक उनका समय रहा। केपलर ने ही गणित से साबित किया था ना कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं। बिल्कुल, गणित के आधार पर उन्होंने इसे साबित किया। और फिर आते हैं न्यूटन। 1642 से 1726 ईस्वी, जी, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता लगाया। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है ना कि रोजर बेकन ने जिस प्रयोगात्मक विज्ञान की नींव रखी, उसी रास्ते पर चलकर न्यूटन जैसे लोगों ने गुरुत्वाकर्षण जैसी बिल्कुल अदृश्य शक्तियों को खोज निकाला। बिल्कुल सही। और इसी वैज्ञानिक चेतना ने धीरे धीरे धर्म और भूगोल की सीमाओं को भी चुनौती देना शुरू कर दिया। मतलब धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। जी हाँ, 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ। इसके प्रवर्तक जर्मनी के मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर, इन्होंने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था ना? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। वो क्या? धर्म सुधार आंदोलन की असल शुरुआत देखा जाए तो इंग्लैंड में हुई थी। अच्छा, इंग्लैंड में? हाँ, जॉन विक्लिफ को इसका प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। प्रातःकालीन तारा? और उनके अनुयायियों को कुछ कहा जाता था शायद? जी, उनके अनुयायी लोलाडस कहलाते थे। लोलाडर्स। और धर्म के साथ साथ तो पूरी दुनिया का नक्शा भी बदल रहा था इस समय। नई दुनिया की खोज हो रही थी। बिल्कुल, भौगोलिक खोजें भी जोरों पर थीं। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? इटली के अमेरिगो वेस्पूशी के नाम पर। उन्हीं के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। और इसके बाद शायद स्पेन के मैगलन का नाम आता है। हाँ, स्पेन के मैगलन ने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। और ये भी तो है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन ही था। बिल्कुल। ये सच में कितना आश्चर्यजनक है कि कैसे वैज्ञानिक केवल आसमान में ग्रहों की परिक्रमा की थ्योरी दे रहे थे और मैगलन ने असल में समुद्र में उतरकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर उसे एकदम व्यवहारिक रूप दे दिया। अब अमेरिका और फ्रांस की महान क्रांतियों की बात करते हैं। आज जब हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो न्यूयॉर्क या सिलिकॉन वैली दिमाग में आती है। हाँ, जाहिर है। लेकिन इन सब के बहुत पहले वहां के मूल निवासी असल में रेड इंडियन थे। बिल्कुल, उनका अपना एक अलग जीवन था। उनके राजा जेम्स प्रथम के शासनकाल में वहां ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई। हाँ, लेकिन देखिए, ये साम्राज्य को एक दिन में नहीं बन गया था। जैसे जैसे ये बढ़ा, इसके नियंत्रण के तरीके बहुत सख्त हो गए। ब्रिटेन को अपने खर्चों का पैसा चाहिए था, तो उन्होंने अमेरिका में रहने वाले लोगों पर सीधे टैक्स थोपना शुरू कर दिया। मतलब सारा बोझ उनके सिर पर। बिल्कुल, लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। और इसका तात्कालिक कारण बनी 16 दिसंबर 1773 की एक ऐतिहासिक घटना, बोस्टन की चाय पार्टी। एग्जैक्टली। सैमुअल एडम्स और उनके साथी इसके मुख्य नायक थे। अगर मैं इसे आज के मॉडर्न चश्मे से देखूं तो ये बोस्टन की चाय पार्टी मुझे आज के किसी विशाल कॉर्पोरेट बाइकॉट की तरह लगती है। बहुत सही तुलना है ना? मतलब उन्होंने सिर्फ गुस्से में चाय पानी में नहीं फेंकी। ये एक सोची समझी रणनीति थी, सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के खजाने पर चोट करने की। बिल्कुल, उन्होंने सीधे उस आर्थिक तंत्र को चुनौती दी थी। और इसी घटना ने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को पूरी तरह से भड़का दिया। इस आंदोलन को सबसे ज्यादा ऊर्जा एक नारे ने दी, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इस एक नारे ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। लॉजिक भी तो बहुत मारक है। अगर लंदन की संसद में हमारी कोई आवाज ही नहीं है तो हम आपकी मेहनत की कमाई से टैक्स क्यों दें? सही कहा। और इसी विचार ने उन्हें 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करने की प्रेरणा दी। लेकिन सिर्फ कागज पर लिख देने से तो कोई साम्राज्य सेना वापस नहीं बुला लेता। बिल्कुल नहीं। इसके लिए एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ा, जिसके नायक
जॉर्ज वॉशिंगटन थे। जॉर्ज वॉशिंगटन की रणनीति ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। मतलब 1781 में ब्रिटेन के सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने आत्मसमर्पण किया। हाँ, और अंततः 1783 में पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ। वॉशिंगटन बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। और यहाँ जो बात इतिहास को हमेशा के लिए बदल देती है वो ये है कि अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश बना जिसने मौलिक अधिकारों की घोषणा की। 1789 में उन्होंने पहला लिखित संविधान लागू किया। अमेरिका आधुनिक गणतंत्र की जननी और पहला धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। और मुझे लगता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्थापित अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं ने इस वैचारिक जमीन को तैयार करने में बहुत मदद की। हाँ, तर्क और वैज्ञानिक सोच को काफी बढ़ावा मिला। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है। कैसा विरोधाभास? मतलब 1776 में आपने घोषणा कर दी कि सभी मनुष्य समान हैं, लेकिन फिर दास प्रथा जैसी अमानवीय व्यवस्था कैसे चलती रही? ये एक बहुत गहरी बात है ना? समानता को असलियत में लागू करने के लिए उन्हें 1863 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? और इसके लिए इतना खूनी गृह युद्ध क्यों झेलना पड़ा? ये सवाल अमेरिकी इतिहास की सबसे कड़वी सच्चाई को उजागर करता है। सिद्धांत और असलियत में बहुत गहरी खाई थी। देखिए, अमेरिका 2 हिस्सों में बटा था। दक्षिणी राज्य पूरी तरह कपास की खेती और दास्ता पर टिके थे और उत्तरी राज्य इसके विरोधी थे। तो मतलब अर्थव्यवस्था का टकराव था। बिल्कुल। 1808 में बाहर से दासों का आयात अवैध घोषित हुआ था, लेकिन जो पहले से वहां थे उनकी स्थिति नहीं बदली। और फिर 1860 में अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। हाँ, लिंकन के विचार स्पष्ट थे और दक्षिणी राज्यों को लगा कि अब उनकी अर्थव्यवस्था नहीं बचेगी। और 12 अप्रैल 1861 को दक्षिणी कैरोलिना से गृह युद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल, ये समानता के वादे को बचाने की एक आर पार की जंग थी। और इसी मारकाट के बीच 1 जनवरी 1863 को लिंकन ने दास प्रथा का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया। सही कहा। और इसी दौरान उन्होंने प्रजातंत्र की वो महान परिभाषा दी, प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आज भी गूंजती है लाइन। इसकी कीमत बहुत भारी थी। 26 मई 1865 को युद्ध तो समाप्त हुआ, लेकिन लिंकन खुद उसे देखने के लिए जीवित नहीं रहे। हाँ, 4 मार्च 1865 को जॉन विल्कीज बूथ ने उनकी हत्या कर दी। बहुत बड़ी त्रासदी है ये। खैर, अब अटलांटिक पार करते हैं और अपनी चर्चा को यूरोप ले चलते हैं, फ्रांस की तरफ। हाँ, यहाँ टाइमिंग देखिए। जिस वर्ष 1789 में अमेरिका अपना संविधान लागू कर रहा था, उसी वर्ष फ्रांस में राजशाही के खिलाफ जनता का गुस्सा फूट पड़ा। फ्रांस की स्थिति अमेरिका से अलग थी। वहां कोई विदेशी शासक नहीं, बल्कि अपनी ही सामंती व्यवस्था लोगों का खून चूस रही थी। लुई 16वां का शासन था ना? हाँ, 1789 में लुई 16वां गद्दी पर था। वो 1774 में राजा बना था और उसकी पत्नी मैरी एंथोनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। पूरा राज परिवार विलासता में जी रहा था और आम जनता भूख से मर रही थी। बिल्कुल। इस राजशाही के अहंकार का स्तर तो लुई 14वां के उस कथन से ही पता चलता है, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। ये घमंड चरम पर था। और इसी का प्रतीक था वर्साई का शीश महल। मतलब अगर मैं इसे आज के हिसाब से देखूं तो ये एक बहुत ही महंगे वीआईपी क्लब की तरह था। दिलचस्प उपमा है। जहां भूखी जनता के क्रेडिट कार्ड पर बिल फाड़ा जा रहा था और इस बिल का भुगतान अंततः 14 जुलाई 1789 को करना पड़ा। बिल्कुल। इस महल ने पूरे राष्ट्र को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया था। इसीलिए वर्साई के राज दरबार को राष्ट्र की समाधि कहा गया है। जनता पर टैले नामक एक बहुत कठोर भूमि कर थोपा गया था। हाँ। इसी हताशा का परिणाम था 14 जुलाई 1789 की वो घटना, जब बास्तील के कारागार को तोड़ दिया गया। एग्जैक्टली। बास्तील राजा के डर का प्रतीक था। उसका टूटना सदियों पुराने खौफ का टूटना था। आज भी 14 जुलाई फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। और इसी क्रांति ने वो मशहूर नारा दिया, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हाँ, और अंततः लुई 16वां को देशद्रोह में फांसी दे दी गई। लेकिन देखिए, इसके पीछे एक बहुत मजबूत वैचारिक ताकत थी। विचारकों ने लोगों के दिमाग में डाला कि राजा भगवान नहीं है। बिल्कुल। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू का योगदान इसमें सबसे बड़ा था। रूसो ने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी। हाँ, जिससे प्रजातंत्र का आधार तैयार हुआ। और मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक कानून की आत्मा में शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत दिया। और वोल्टेयर तो बहुत ही तीखे थे, वो चर्च के बहुत बड़े विरोधी थे। उनकी पुस्तक लेटर्स ऑन इंग्लिश
ने काफी बवाल मचाया था। उनका एक कथन मुझे बहुत याद आता है, चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये दिखाता है कि वो उस सामंती व्यवस्था से कितनी नफरत करते थे। फ्रांस ने और भी बहुत कुछ दिया दुनिया को। मापतौल की दशमलव प्रणाली भी तो फ्रांस की ही देन है। बिल्कुल, और हर्डर जैसे विचारक भी उभरे जिन्हें सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। लेकिन जब इतनी बड़ी क्रांति होती है तो एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम या शक्ति का शून्य पैदा हो जाता है। और फ्रांस में उस मौके का फायदा उठाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट आगे आया। एक ऐसा सैन्य जीनियस जिसने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। उसका जन्म 15 अगस्त 1769 कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। उसके पिता कार्लो बोनापार्ट थे। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। नेपोलियन ने जीवन भर ब्रिटेन से लड़ाई की और उसे बनियों का देश कहा। हाँ, लेकिन उसने मिलिट्री की शिक्षा कहाँ ली थी? ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में। ये इतिहास की बहुत गहरी विडंबना है। 1799 में उसने डायरेक्टरी शासन का अंत कर दिया और प्रथम कौंसिल बन गया। और 1804 में तो खुद को सम्राट ही घोषित कर दिया। हाँ, जिस क्रांति ने तानाशाही खत्म की, उसी से एक नया सम्राट पैदा हो गया। लेकिन उसे आधुनिक फ्रांस का निर्माता भी कहा जाता है ना? बिल्कुल। 1800 में उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की और नेपोलियन कोड लागू किया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या तो इंग्लैंड ही था। हाँ, इंग्लैंड के व्यापार को खत्म करने के लिए उसने महाद्वीपीय व्यवस्था शुरू की। पर समुद्र पर तो इंग्लैंड का राज था। नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी नायक नेल्सन ने उसे हरा दिया। और 21 अक्टूबर 1805 को ट्राफल्गर के युद्ध ने साबित कर दिया कि नेपोलियन समुद्र पर नहीं जीत सकता। फिर उसने वो गलती की जो उसके पतन का कारण बनी, रूस पर आक्रमण। वहां की ठंड ने उसकी सेना तबाह कर दी। 1813 में लिप्जिग में वो हारा। उसे एल्बा टापू भेजा गया। पर वो लिटिल कॉर्पोरल वहां से भाग निकला और फिर सम्राट बन गया। लेकिन अंततः 18 जून 1815 को वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हुई और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया, जहां 1821 में उसकी मृत्यु हुई। इसी के साथ 1815 में वियना कांग्रेस समझौते ने फ्रांस के प्रभुत्व को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इटली और जर्मनी के एकीकरण की बात करते हैं। 19वीं सदी के पहले हिस्से की अगर हम बात करें तो इटली असल में 13 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। हाँ, वो पूरी तरह से एक बिखरा हुआ भूभाग था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इटली की इस एकीकरण का असली जन्मदाता किसी इतालवी को नहीं बल्कि नेपोलियन को माना जाता है। ये सच में बहुत अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि नेपोलियन तो एक आक्रमणकारी था। वही तो। लेकिन अनजाने में ही सही, उसने वहां के लोगों के भीतर एक राष्ट्रीय चेतना के बीज बो दिए थे। सही कहा। इस पूरी प्रक्रिया को अगर मैं आज के नजरिए से देखूं तो ये किसी आधुनिक स्टार्टअप या एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट जैसा लगता है। स्टार्टअप? वो कैसे? मतलब जैसे किसी भी असंभव से लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्य रूप से 3 अलग अलग तरह के नेतृत्व की जरूरत होती है ना। पहला, एक विजनरी जो वो सपना देख सके। अच्छा, हाँ, समझ गई। दूसरा, एक रणनीतिकार जो उस सपने का कूटनीतिक रास्ता निकाले। और तीसरा, एक योद्धा जो जरूरत पड़ने पर मैदान में उतरकर लड़े। ये तुलना बहुत सटीक है। और इटली के एकीकरण का श्रेय भी मुख्य रूप से 3 ही लोगों को दिया जाता है, जोसेफ मेज़नी, काउंट कवूर और गैरिबाल्डी। तो अगर हम उसी स्टार्टअप वाले उदाहरण पर चलें तो विजनरी कौन था? जोसेफ मेज़नी वो विजनरी थे जिन्हें इस एकीकरण का जनक कहा जाता है। देखो, उनका जन्म जिनेवा में हुआ था और उन्होंने 1831 में यंग इटली नाम के एक संगठन की स्थापना की थी। यंग इटली, ये नाम ही काफी ऊर्जा वाला है। बिल्कुल। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। वाह, मतलब उन्हें युवाओं की ताकत पर पूरा भरोसा था। हाँ, क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ युवा ही वो निडरता दिखा सकते हैं जो एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए चाहिए। तो विजनरी ने सपना दे लिया। अब आते हमारे दूसरे स्तंभ पर, यानी रणनीतिकार। ये भूमिका किसने निभाई? ये काम काउंट कवूर ने किया। उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक चाल ये थी कि उसने इटली की समस्या को सिर्फ इटली तक सीमित नहीं रखा। तो फिर क्या किया उन्होंने? उन्होंने इसे एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया। दुनिया की दूसरी बड़ी ताकतों को इसमें उलझा दिया। और इसी कूटनीति का नतीजा था कि 1871 में एकीकरण पूरा हो सका। ये तो बहुत बड़ा दांव था। अच्छा, अगर कूटनीति से काम बन रहा था तो फिर तीसरे स्तंभ यानी योद्धा की जरूरत कहाँ पड़ी?
क्योंकि जमीनी लड़ाई के बिना कूटनीति सफल नहीं होती। गैरीबाल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार कहा जाता है। योद्धा है तो उसकी सेना भी होगी। बिल्कुल। गैरीबाल्डी ने एक सैन्य संगठन बनाया था जिसका नाम लाल कुर्ती था। लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट्स, नाम ही काफी आक्रामक है। लेकिन ये सब लड़ किससे रहे थे? मतलब इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक आखिर कौन था? सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया? हाँ, ऑस्ट्रिया का उस समय बहुत गहरा प्रभाव था और वो कभी नहीं चाहता था कि इटली एकजुट हो। तो इस विशाल दुश्मन का सामना करने के लिए उन 13 राज्यों में से किसने अगुवाई की? कोई तो आगे आया होगा। सार्डिनिया पीडमोंट राज्य ने इस पूरे अभियान की अगुवाई की और वहां के शासक थे विक्टर एमैनुएल। तो जमीनी स्तर पर एकीकरण की असल शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत हुई लोम्बार्डी और सार्डिनिया राज्यों के मेल से। और इस दौरान एक और संगठन का जिक्र करना बहुत जरूरी है, कार्बोनरी सोसाइटी। कार्बोनरी सोसाइटी? हाँ, इसकी स्थापना गिवर्टी ने की थी। ये अंदर ही अंदर काम कर रहा था। तो इन सारे संघर्षों का नतीजा कब निकला? इसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण तिथियां हैं। 2 अप्रैल 1860 जिसे इटली राष्ट्र का जन्म माना जाता है, और फिर 1871 में रोम को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। कमाल का सफर रहा ये। अच्छा, अब यूरोप के नक्शे पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जर्मनी की स्थिति भी तो उस समय इटली जैसी ही थी ना? काफी हद तक। और दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी में भी राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्ट ही था। ये सच में इतिहास का एक अजीब मोड़ है। मतलब दोनों देशों के एकीकरण में नेपोलियन एक कॉमन फैक्टर था। बिल्कुल। जर्मनी की पृष्ठभूमि की बात करें तो वहां का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था, जिसे हम प्रूशिया भी कहते हैं। और मुझे लगता है ऑस्ट्रिया का दखल वहां भी रहा होगा। बहुत ज्यादा। 1815 से लेकर 1850 तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का कड़ा आधिपत्य था और वहां का चांसलर मेटरनिख था। मेटरनिख, जो किसी भी तरह के बदलाव का विरोधी था। तो क्या जर्मनी में कोई राष्ट्रीय सभा नहीं थी उस वक्त? थी ना। जर्मनी की राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता था, जो फ्रैंकफर्ट में होती थी। और मई 1848 में इसी फ्रैंकफर्ट में एक संविधान सभा का गठन भी हुआ था। राजनीतिक स्तर पर तो ये सब हो रहा था, लेकिन वैचारिक और आर्थिक स्तर पर भी कोई नींव रख रहा होगा। हाँ, आर्थिक राष्ट्रवाद बहुत अहम था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। और दार्शनिकों का रोल? राखे, बोमर और लेसर जैसे दार्शनिकों की भूमिका एक एकीकृत राष्ट्र के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रही। तो विचार भी आगे और आर्थिक समझ भी। लेकिन इन सबको हकीकत में बदलने के लिए एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत थी जो राजनीतिक बिसात बिछा सके। आप बिस्मार्क की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मैं तो बिस्मार्क की तुलना एक ऐसे चेस मास्टर से करता हूं जिसे अच्छे से पता था कि प्रशा के नेतृत्व में ही एकीकरण संभव है। एकदम सही। बिस्मार्क से जुड़े तथ्य बहुत दिलचस्प हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल 1815 को ब्रेंडनबर्ग में हुआ था। और वो शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे ना? हाँ, और 23 सितंबर 1862 को वो प्रशा के चांसलर बन गए। विलियम प्रथम ने खुद बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। बाजीगर? मतलब वो एक साथ कई खतरनाक चालें चल रहे थे। बिल्कुल। लेकिन इस बाजीगर को भी एक चीज से बहुत डर लगता था। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से था। फ्रांस से? ऑस्ट्रिया से नहीं? ऑस्ट्रिया को तो वो रास्ते से हटाना जानता था, लेकिन उसे पता था कि असली टकराव फ्रांस से होगा। इसीलिए विलियम प्रथम के शासनकाल के 2 प्रमुख अधिकारियों, रक्षा मंत्री वान रून और सेनापति वान माल्टिक ने सेना को बहुत मजबूत बनाया, ताकि वो आने वाले बड़े युद्धों के लिए तैयार रहें। और कूटनीति की बिसात बिछने के बाद तो सिर्फ 4-5 सालों के अंतराल में ही यूरोप का पूरा नक्शा पलट गया। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले ऑस्ट्रिया की बारी आई। 1866 में सेडोवा का युद्ध हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और उसके तुरंत बाद कोई संधि भी हुई थी ना? हाँ, 23 अगस्त 1866 की प्राग संधि। इसके तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ से हमेशा के लिए बाहर हो गया। तो आधा काम पूरा हो गया। हाँ। अब बचा उनका सबसे बड़ा डर, फ्रांस। फ्रांस के साथ 15 जुलाई 1870 को सेडान का युद्ध हुआ। और ये युद्ध फ्रांस पर बहुत भारी पड़ा। कैसे? 1 सितंबर 1870 को नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरी तरह संभव हो सका। और इसके बाद संधियों और राज्याभिषेक का दौर शुरू हुआ होगा? बिल्कुल। 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच
फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। और विलियम की ताजपोशी, वो तो बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। हाँ, अंततः 8 फरवरी 1871 को विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज पहनाया गया और बिस्मार्क ने ये राज्याभिषेक वर्साय के राजमहल में किया। वर्साय का राजमहल मतलब फ्रांस के ही घर में घुसकर अपने सम्राट का राज्याभिषेक, ये बहुत ही आक्रामक कूटनीति थी। अब रूसी क्रांति की बात करते हैं। सबसे पहले जो एक बहुत अहम तथ्य सामने आता है वो ये है कि समाजवाद शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट ओवन ने किया था। हाँ बिल्कुल, रॉबर्ट ओवन। और एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य ये है कि वे वेल्स के रहने वाले थे। अच्छा, वेल्स के? जी हाँ, वेल्स के। और देखिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटे ना, तो रॉबर्ट ओवन को आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है। मतलब उनका नजरिया थोड़ा आदर्शवादी था। एकदम सही। उन्होंने एक आदर्श समाज की बस एक कल्पना की थी। तो अगर मैं इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखूं तो विचारों की ये दुनिया ना बिल्कुल एक ओपन सोर्स कोड की तरह होती है। ओपन सोर्स कोड मतलब कैसे? जैसे कोई एक व्यक्ति एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करता है और फिर अलग अलग जगहों से लोग आके उसमें अपना हिस्सा जोड़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है ना? तो मेरा सवाल ये है कि अगर रॉबर्ट ओवन को आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता माना जाता है तो इस विचार को वैज्ञानिक रूप किसने दिया? मतलब ये ओपन सोर्स कोड किसने क्रैक किया? इसका बहुत ही सीधा और ऐतिहासिक जवाब है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स? बिल्कुल। कार्ल मार्क्स जर्मनी के निवासी थे और देखिए, जर्मनी के निवासी कार्ल मार्क्स ही वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक थे। अच्छा, तो आदर्शवादी से वैज्ञानिक तक का सफर मार्क्स ने तय किया? उन्होंने बाकायदा इस पर बहुत गहन काम किया और तथ्य प्रस्तुत किए। मार्क्स ने 2 बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? एक थी दास कैपिटल और दूसरी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओहो, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये तो बहुत ही चर्चित नाम है। एकदम। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक बहुत ही ताकतवर नारा दिया था। उनका नारा था, दुनिया के मजदूरों एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो। Yes. ये तो आज भी बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और एक तथ्य यहाँ और जोड़ना चाहूंगा कि इस पूरी वैचारिक यात्रा में कार्ल मार्क्स अकेले नहीं थे। अच्छा, उनके साथ कोई और भी था? हाँ, फ्रेडरिक एंजल्स कार्ल मार्क्स के आजीवन साथी रहे। उन्होंने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतों में पूरा सहयोग दिया। तो मार्क्स और एंजल्स की ये जोड़ी थी, पर क्या ये सारी वैचारिक क्रांति सिर्फ जर्मनी तक ही सीमित थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचार अलग अलग देशों में भी पनप रहे थे। जैसे अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन को माना जाता है। सेंट साइमन? जी। और वहीं अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो 1884 ईस्वी में लंदन में भी कुछ बड़ा हो रहा था। लंदन में क्या हो रहा था 1884 में? वहां फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। फेबियन सोसाइटी? अच्छा। हाँ, और इस फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने किया था। ओहो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मतलब साहित्य और विचार दोनों मिल रहे थे वहां। एकदम सही कह रही हैं आप। और इसी वैचारिक दौर में एक और बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी जिसका नाम था राइट्स ऑफ मैन। राइट्स ऑफ मैन, इसके लेखक कौन थे? राइट्स ऑफ मैन पुस्तक टॉमस पेन द्वारा लिखी गई थी। टॉमस पेन। तो देखिए, एक तरफ तो यूरोप में समाजवाद, अधिकारों और वैज्ञानिक समाजवाद की इतनी सारी बातें हो रही थी। हाँ, पूरा एक बौद्धिक माहौल बन रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब मैं चर्चा को थोड़ा रूस की ओर मोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखता है। कैसा विरोधाभास? मतलब एक तरफ पूरे यूरोप में समाजवाद की बातें हो रही थी और दूसरी तरफ रूस में जारशाही व्यवस्था थी। तो इस निरंकुश सत्ता के बीच रूस का समाज और वहां के लेखक आखिर क्या कर रहे थे? ये बहुत ही सटीक सवाल है। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि रूस के शासक को जार कहा जाता था। जार, राइट। हाँ, और वहां की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की बात करें तो रूस में सबसे अधिक जनसंख्या स्लाव लोगों की थी। स्लाव लोगों की बहुलता थी वहां। बिल्कुल। अब अगर वहां के शासकों की बात करें तो एक शासक हुए जार अलेक्जेंडर द्वितीय। जार अलेक्जेंडर द्वितीय? हाँ, और इन्हें जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता था। मुक्तिदाता मतलब एक जार को मुक्तिदाता क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने कुछ सुधार किए थे, लेकिन उनकी कहानी का अंत बहुत भयानक हुआ। कैसा अंत? दिलचस्प बात यह है कि उनकी हत्या एक बम विस्फोट में हुई। बाप रे, बम विस्फोट में हत्या? जी हाँ। और इसके बाद जो सत्ता आई वो और भी कठोर हो गई। इसके बाद रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय बना। जार निकोलस द्वितीय? हाँ।
और इसने तो बहुत ही कठोर नारा दिया था। क्या नारा था इसका? इसका नारा था, एक जार, एक चर्च और एक रूस। एक जार, एक चर्च और एक रूस। मतलब पूरी तरह से सब कुछ एक मुट्ठी में करने की कोशिश। बिल्कुल, कोई दूसरा विचार नहीं, कोई दूसरी व्यवस्था नहीं। तो ऐसे घुटन भरे माहौल में जो वहाँ का समाज था और जो बौद्धिक वर्ग था, वो क्या कर रहा था? देखिए, ऐसे माहौल में साहित्य ही एक रास्ता बचता है। उस दौर का बौद्धिक माहौल बहुत कुछ राज रहा था। अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय थे। लियो टॉल्स्टॉय, बहुत ही बड़ा नाम है। एकदम। और इसी निराशा और घुटन से एक नई सोच भी पैदा हुई, जिसे शून्यवाद कहते हैं। शून्यवाद, अंग्रेजी में इसे निहिलिज्म कहते हैं ना? हाँ, निहिलिज्म। और रूस में शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। तुर्गनेव जी। और साथ ही मैक्सिम गोर्की ने उस समय मदर की रचना की। मैक्सिम गोर्की की मदर। तो साहित्य तो अपना काम कर रहा था, लेकिन जब समाज में इतना असंतोष हो तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी तो बनते हैं ना? बिल्कुल बनते हैं। मुझे यहाँ ना एक कॉर्पोरेट स्प्लिट जैसी स्थिति नजर आती है। कॉर्पोरेट स्प्लिट, आप इसे कैसे देखती हैं? मतलब जैसे एक ही लक्ष्य वाले लोग होते हैं, पर वैचारिक मतभेदों के कारण वो दो गुटों में बंट जाते हैं। तो रूस में ये जो साम्यवाद का राजनीतिक संगठन था, वो कैसे आकार ले रहा था? ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। देखिए, अगर हम रूस की बात करें तो रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। प्लेखानोव जी। और फिर 1903 ईस्वी में रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना हुई। 1903 में सोशल डेमोक्रेटिक दल। हाँ। लेकिन जैसा आपने कहा ना, कॉर्पोरेट स्प्लिट। हाँ, विभाजन हो गया। बिल्कुल, ये दल जल्द ही दो गुटों में विभाजित हो गया। वो दो गुट कौन से थे? एक था बोल्शेविक और दूसरा था मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है असल में? अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्यक होता है, यानी मेजॉरिटी। हाँ, और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी होता है। अच्छा, तो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इन दोनों में से ज्यादा प्रभावशाली गुट कौन सा था? सबसे प्रभावशाली गुट बोल्शेविक ही था, और इस प्रभावशाली बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था। लेनिन। अब यहाँ आकर कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ ले रही है। बिल्कुल ले रही है। तो अब हमारे पास लेनिन है, बोल्शेविक दल है और ज़ारशाही का शासन है। लेकिन ये पूरा का पूरा सिस्टम एकदम से तो नहीं गिरा होगा? नहीं, एकदम से कुछ नहीं होता। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि वो टर्निंग पॉइंट क्या था? मतलब वो कौन सी चिंगारी थी जिसने 1917 में ज़ारशाही को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, और इसमें लेनिन की क्या भूमिका थी? अगर हम तथ्यों पर गौर करें तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। मतलब युद्ध ने पूरी व्यवस्था को तोड़ दिया। एकदम सही। युद्ध के वजह से जो हालात बिगड़े, उसी उथल पुथल के बीच मार्च 1917 ईस्वी में ज़ारशाही व्यवस्था अंततः समाप्त हो गई। मार्च 1917 में ज़ारशाही का अंत हो गया। हाँ, और लेनिन ने इस मौके को बहुत अच्छी तरह से समझा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन ने एक बहुत ही स्पष्ट नारा दिया था। क्या नारा दिया था लेनिन ने? लेनिन का नारा था, युद्ध का अंत करो। युद्ध का अंत करो। बहुत ही सीधा और जनता की परेशानी से जुड़ा हुआ नारा था ये। बिल्कुल, जनता यही तो चाहती थी। इसके बाद 16 अप्रैल 1917 ईस्वी को लेनिन ने रूस में अपनी क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की। 16 अप्रैल 1917 को क्रांतिकारी योजना, इसका कोई नाम था क्या? हाँ, इसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। अप्रैल थीसिस? जी। और इसी अप्रैल थीसिस की योजना और लेनिन के मजबूत नेतृत्व के बल पर ही 7 नवंबर 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति हुई। 7 नवंबर 1917 को? हाँ, और इस क्रांति का मुख्य नेता निर्विवाद रूप से लेनिन ही था। तो लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हो गई और सत्ता हाथ में आ गई। पर यहाँ मुझे एक बात हैरान करती है। क्या बात? देखिए, क्रांति करना एक बात है, लेकिन सत्ता चलाना बिल्कुल दूसरी बात होती है। हाँ, ये तो है। तो नारों और सिद्धांतों से निकलकर लेनिन और उनके साथियों ने व्यावहारिक रूप से देश को कैसे नियंत्रित किया? मतलब नई सत्ता के औजार क्या थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सत्ता में आते ही आपको उसे बचाना होता है। सत्ता को मजबूत करने के लिए लेनिन ने सबसे पहले चेका नाम के संगठन का निर्माण किया। चेका? ये चेका क्या था असल में? ये एक बहुत ही ताकतवर खुफिया संगठन था। अच्छा, तो आंतरिक नियंत्रण के लिए चेका बना लिया। बिल्कुल, और सिर्फ आंतरिक ही नहीं, सैन्य मोर्चे पर भी काम करना था। सैन्य मोर्चे पर ट्रॉट्स्की ने लाल सेना का संगठन किया। ट्रॉट्स्की ने? हाँ।
और लाल सेना यानी रेड आर्मी। राइट, हाँ। और यहाँ ट्रॉट्स्की के बारे में एक तथ्य और है। ट्रॉट्स्की ही वो व्यक्ति था जो स्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक था। स्थायी क्रांति, जिसे परमानेंट रेवोल्यूशन कहते हैं। जी, एकदम सही। तो चेका हो गया, लाल सेना हो गए, लेकिन कोई भी देश सिर्फ सेना और खुफिया पुलिस से तो नहीं चलता ना। नहीं, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। इसीलिए आर्थिक मोर्चे पर 1921 ईस्वी में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की। 1921 में, हाँ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या एनईपी। जी। इसे लागू करना लेनिन की बहुत बड़ी मजबूरी भी थी और जरूरत भी। तो लेनिन ने ये नीतियां लागू कर दो। हाँ, लेकिन लेनिन इसे ज्यादा समय तक देख नहीं पाए। 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई और लेनिन के बाद जो व्यवस्था बनी उसमें एक नया दौर शुरू हुआ। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। अब औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड के राजनीतिक संघर्ष और प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे जाएं तो ये देखना सच में काफी हैरान करने वाला है कि मतलब इंग्लैंड जैसा एक छोटा सा देश अचानक पूरी दुनिया की आर्थिक और औद्योगिक धुरी बन गया। हाँ, बिल्कुल। और ये कोई जादू नहीं था। ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया थी जिसकी शुरुआत औद्योगिक क्रांति से हुई थी। सही बात है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों भड़की? मतलब किसी और यूरोपियन देश या एशिया में क्यों नहीं हुई? देखा जाए तो इसका सीधा सा जवाब उन उपनिवेशों में है जो इंग्लैंड में दुनिया भर में बसा रखे थे। इन कॉलोनी से इंग्लैंड को दो सबसे अहम चीजें मिल रही थीं। एक तो असीमित और सस्ता कच्चा माल और दूसरा अपार पूंजी। चलिए इसे समझते हैं। अगर हम 1733 से 1776 के बीच कपड़ा उद्योग के आविष्कारों को देखें तो ये बिल्कुल एक टेक्नोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह लगता है, जैसे आजकल स्मार्टफोन का विकास होता है। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। यानी जब एक नया तेज प्रोसेसर बनता है तो उसके लिए एक नई बैटरी चाहिए होती है और फिर नया सॉफ्टवेयर। मतलब एक आविष्कार दूसरे को जरूरी बना देता है। और 18वीं सदी में इंग्लैंड में ठीक यही हो रहा था। बिल्कुल। क्रांति की सबसे पहली लहर सूती कपड़ा उद्योग में ही आई थी। जब अमेरिका और भारत से भारी मात्रा में सस्ता कपास आने लगा तो हाथ से काम करने वाले कारीगर उसे जल्दी कपड़े में नहीं बदल पा रहे थे। अच्छा, तो इस दबाव ने ही मशीनों के आविष्कार को जन्म दिया होगा। इसमें जब जॉन नाम के एक आविष्कारक ने तेज चलने वाला शटल यानी फ्लाइंग शटल बनाया, इस मशीन से बुनाई की रफ्तार अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अब बुनाई तेज हो गई, पर सूत काटने की रफ्तार तो वही पुरानी चरखा वाली थी ना। वही तो मसला था। अब सूत कम पड़ने लगा था। तो इसको हल करने के लिए 1765 में जेम्स हारग्रेव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। ये एक ऐसी मशीन थी जो एक साथ कई धागे काट सकती थी, लेकिन इसे हाथ से चलाना पड़ता था। और वहीं इंसानी थकान बीच में आ जाती होगी। तो फिर इसके अगले कदम के रूप में 1767 में रिचर्ड आर्कवाइट ने स्पिनिंग जेनी को पानी की ताकत से चलाने का तरीका ढूंढ निकाला, जिसे वाटर फ्रेम कहा गया। सही कहा। अब मशीनों को इंसानी ताकत नहीं, नदियों के बहाव की जरूरत थी। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1776 में क्रॉम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल बनाया, जिसने धागे को मजबूत और बारीक कर दिया। क्या बात है, एक के बाद एक आविष्कार। और अंत में कार्टराइट ने घोड़े से चलने वाला करघा यानी पावर लूम बना दिया। बिल्कुल। इन आविष्कारों ने कारखानों के युग की नींव रखी, लेकिन इन भारी मशीनों को चलाने के लिए कोयला चाहिए था और खादानों में मीथेन गैस होने की वजह से विस्फोट का बहुत खतरा रहता था। इस मसले को 1815 में हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प बनाकर सुलझाया। सेफ्टी लैंप आने से कोयला उत्पादन बढ़ गया होगा। हाँ। पर ये माल एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे था? उस वक्त की सड़कें तो कच्ची और कीचड़ वाली थी। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ी क्रांति आई। स्कॉटलैंड के मैकडम ने पक्की सड़कें बनाने का नया तरीका निकाला। उन्होंने पत्थरों की परतें बिछाई जिससे पानी नीचे चला जाता था। ओह, तो सड़कें साल भर इस्तेमाल होने लगी और सस्ती ढुलाई के लिए पानी का रास्ता भी तो था। जी बिल्कुल। 1761 में ब्रिंडली ने मैनचेस्टर से वर्जली तक एक पूरी नहर ही बना डाली। नहर बनने से कोयले की ढुलाई का खर्च आधा रह गया। और इस सब में 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने खान से बंदरगाह तक कोयला ले जाने के लिए भाप इंजन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इन सब ने मिलकर इंग्लैंड को आर्थिक शक्ति बना दिया। पर
इस दौड़ में जर्मनी भी तो उनका बड़ा प्रतिद्वंदी था ना। हाँ, जर्मनी बहुत तेजी से उभर रहा था, लेकिन इंग्लैंड की ये सफलता सिर्फ मशीनों की वजह से नहीं थी। इसके पीछे सदियों के खूनी राजनीतिक संघर्ष और क्रांतियां थीं, जिन्होंने अंदरूनी स्थिरता लाई। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। इंग्लैंड के इन संघर्षों में 1215 के मैग्ना कार्टा का बड़ा जिक्र आता है, जब सामंतों ने राजा जॉन को एक अधिकार पत्र पर साइन करने को मजबूर किया था। बिल्कुल, उस दस्तावेज को सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। पर एक सवाल है, चूंकि इसे सामंतों ने यानी फ्यूडल लॉर्ड्स ने जबरदस्ती लागू करवाया था, तो क्या यह सच में आम जनता के लिए था या सिर्फ सत्ताधारी वर्ग के बीच ताकत और धन का बंटवारा था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। शुरुआत में देखा जाए तो ये सिर्फ सामंतों द्वारा अपने अधिकार सुरक्षित करने की एक चाल ही थी। उन्हें आम जनता से ज्यादा लेना देना नहीं था। हाँ, वही लगता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ कि इसने एक सिद्धांत स्थापित कर दिया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, और इसी चीज ने आगे चलकर संसद को मजबूत किया। हालांकि इस बीच इंग्लैंड ने फ्रांस के साथ 100 वर्षीय युद्ध लड़ा और देश में सत्ता के लिए गुलाबों का युद्ध भी हुआ। सही बात है। और ट्यूडोर वंश के समय, जैसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के दौर में, संसद सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गई थी। और इसी पूर्ण सत्ता की आकांक्षा ने 1642 में राजा चार्ल्स प्रथम के समय इंग्लैंड को एक भयानक गृह युद्ध में धकेल दिया। ये पूरे 7 साल तक चला। हाँ, इस युद्ध में राजा के समर्थकों को कैवेलियर और संसद के समर्थकों को राउंड हेड्स कहा गया, और इसका अंत बहुत ही खौफनाक हुआ था। जी हाँ, राजा चार्ल्स प्रथम को फांसी दे दी गई। उस दौर में एक राजा को फांसी मिलना पूरे यूरोप के राजघरानों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। बाप रे, मतलब सीधा मैसेज था कि संसद की अनदेखी नहीं चलेगी। और फिर इसके काफी बाद 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई। उस वक्त शासक जेम्स द्वितीय था। बिल्कुल। इस क्रांति की सबसे खास बात यह थी कि इसमें खून की एक बूंद भी नहीं बही। बिना किसी गृह युद्ध के सत्ता परिवर्तन हुआ और संसद की सर्वोच्चता हमेशा के लिए स्थापित हो गई। तो इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने पूंजीपतियों को सेफ्टी दी और इंग्लैंड एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। पर अपने कारखानों की भूख मिटाने के लिए ये देश रॉ मटेरियल्स के लिए आपस में भिड़ रहे थे। हाँ, और यहीं से गुप्त संधियों यानी सीक्रेट ट्रीटीज का वो खौफनाक जाल शुरू हुआ, जिसने पूरे यूरोप को लपेट लिया। जर्मनी के बिस्मार्क को इन गुप्त संधियों का जनक माना जाता है। ऐसी क्या संधि कर ली थी उन्होंने? बिस्मार्क ने 1882 में ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच ट्रिगुट यानी ट्रिपल अलायंस बनवाया। ये एक गुप्त रक्षात्मक गठबंधन था। मुझे तो बिस्मार्क की एक गुप्त संध्या एक अंधेरे कमरे में बिछे हुए हिडन ट्रिप फायर सिस्टम की तरह लगती हैं, जहां छोटी सी गलती से पूरा सिस्टम विस्फोट कर सकता है, जैसे सर्बिया में वही काला हाथ नामक संस्था का होना। बिल्कुल सही एनोलॉजी है। शांति बनाए रखने के नाम पर बनाए गए ये गुट दरअसल गहरे अविश्वास की नींव रख रहे थे, और ऐसे ट्रिप फायर्स हर जगह बिछ रहे थे। जैसे 1904-05 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ, जिसका अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता से हुआ था, राइट? जी। और उसके तुरंत बाद 1906 में मोरक्को संकट पैदा हो गया। हर देश हथियार जमा कर रहा था और बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी लगी आखिरकार। तत्कालिक कारण बना बोस्निया की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। सही। राजकुमार की उस हत्या ने उस पूरे ट्रिप वायर को ट्रिगर कर दिया। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत हो गई, जो 4 साल चला, और इसमें 37 देशों ने भाग लिया। 37 देश, ये अपने आप में खौफनाक है। इसमें 2 खेमे बन गए थे ना? हाँ, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे जिसका नेतृत्व जर्मनी कर रहा था, और साथ में ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे जिसमें शुरू में इंग्लैंड, जापान, रूस और फ्रांस थे। पर ये आग इतनी तेजी से फैली कैसे? देखिए, 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने रूस पर हमला किया, फिर 3 अगस्त को फ्रांस पर, और जब जर्मनी ने फ्रांस तक जाने के लिए बेल्जियम का रास्ता चुना तो 8 अगस्त को इंग्लैंड भी युद्ध में शामिल हो गया। तो इसका कुल मतलब क्या है? एक राजकुमार की हत्या होती है, बदला लेने ऑस्ट्रिया जाता है, उसको बचाने रूस आता है, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस और अंत में इंग्लैंड। सब संधियों की वजह से एक दूसरे पर टूट पड़े।
यही गुप्त संधियों का असली असर था। हालांकि इसमें कुछ अजीब कूटनीतिक चाल भी थी। 26 अप्रैल 1915 को इटली ने अचानक खेमा बदल लिया और वो मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया। वेट, सच में? पहले तो वो जर्मनी के साथ त्रिकूट में था ना? बिल्कुल। इससे पता चलता है कि युद्ध के समय में राष्ट्रीय हित और फायदा पुरानी संधियों पर भारी पड़ते हैं। बहुत अजीब बात है। और अमेरिका इस वक्त कहाँ था? वो तो शुरू में न्यूट्रल था। हाँ, अमेरिका शुरू में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी अपनी यू बोट्स यानी पनडुब्बियों से लगातार हमले कर रहा था। इस दौरान जर्मनी ने इंग्लैंड के यूसिटेनिया नामक यात्री जहाज को डुबा दिया। ओह, तो इसी वजह से अमेरिका युद्ध में उतरा? जी हाँ, उस जहाज पर मारे गए 1153 लोगों में से 128 अमेरिकी थे। इस घटना ने अमेरिका में भयानक आक्रोश पैदा कर दिया। मतलब सिर्फ एक जहाज डूबने से उनकी तटस्थता खत्म हो गई। और 6 अप्रैल 1917 को उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के नेतृत्व में अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। सही, अमेरिका की आमद एक निर्णायक पल था। उसकी ताकत ने पासा पलट दिया और आखिरकार 11 नवंबर 1918 को यह भयानक विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के मैदान में तो बातें खत्म हुई, पर कूटनीति अभी शुरू होनी थी। 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। इसका क्या असर रहा? इस सम्मेलन में 27 देशों ने भाग तो लिया, लेकिन शर्तें केवल 3 देशों ने तय की। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो। इन्हें बिग 3 कहा गया। एक ऐसा शांति सम्मेलन था जिसमें नाम शांति था, पर असल में दुनिया के सबसे विनाशकारी दूसरे विश्व युद्ध की नींव वहीं रखी जा रही थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ जो वर्साइल्स की संधि हुई, वो इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। इन 3 देशों ने मिलकर हारे हुए जर्मनी पर एक तरफा और अपमानजनक शर्तें थोप दी। हाँ, जर्मनी पर युद्ध के हार जाने के रूप में 6 अरब 50 करोड़ पाउंड का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया। बिल्कुल, ये शांति का नहीं, भविष्य के प्रतिशोध का दस्तावेज था। हालांकि इसका एक बड़ा कूटनीतिक योगदान राष्ट्रसंघ यानी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना था। लेकिन वर्साइल्स की संधि की उन्हीं कड़ी शर्तों में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीज बोया जा चुका था। उसने आम लोगों को अंदर से तोड़ दिया था। सही बात है। इतना बड़ा आर्थिक और राष्ट्रीय अपमान किसी भी देश के नागरिकों के लिए बर्दाश्त करना असंभव होता है। अब चीनी और तुर्की गणराज्यों की नींव की बात करते हैं। मतलब 19वीं और 20वीं सदी के उस दौर को देखें तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाने लगा था। हाँ, और वहीं तुर्की को यूरोप का मरीज का टैग दे दिया गया था। जी, दोनों ही विशाल सभ्यताएं थीं, लेकिन उस वक्त हालत एकदम जर्जर थी। बिल्कुल। तो चीन से शुरू करते हैं। वहां खुले द्वार की नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी लागू की गई थी। सही कहा। और इसका जो प्रतिपादक था ना, वो जॉन हे था। लेकिन चीन के द्वार खोलने का पूरा श्रेय ब्रिटेन को जाता है। हाँ, जो कि एक तरह से चीन की संप्रभुता पर सीधा हमला था। इसके बाद ही तो 1911 ईस्वी में वो बड़ा बदलाव आया जब मंचू राजवंश का अंत हुआ और उसी के साथ चीनी क्रांति हुई। इस क्रांति के जो असली नायक थे वो डॉक्टर sun yat-sen थे। बिल्कुल, उन्होंने तो 1905 ईस्वी में ही तुंग मिंग दल बना लिया था ना। हाँ, जिसका एकदम स्पष्ट उद्देश्य था मंचू शासन को उखाड़ फेंकना। और इसका नतीजा ये हुआ कि 29 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने sun yat-sen को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुन लिया। क्या बात है। और वो कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक भी तो थे। जी हाँ, उन्होंने लोगों को एकजुट करने में पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई पुरानी इमारत ढहती है तो नई नींव कैसे रखी जाती है? क्योंकि 1911 के बाद गणतंत्र तो बना, लेकिन sun yat-sen ने युआन शिहा काय के समर्थन में अपना नेतृत्व वापस ले लिया। क्योंकि वो जानते थे कि देश को एक रखने के लिए सैन्य ताकत चाहिए, इसीलिए उन्होंने कदम पीछे खींचे। हाँ, पर वो शांत नहीं बैठे। 1912 ईस्वी में उन्होंने कुओमिंतांग पार्टी बना ली और इस पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने विदेशी मदद ली। कुओमिंतांग के पुनर्गठन के लिए माइकल बोरोदीन को बुलाया गया। अच्छा, और सेना के लिए भी तो किसी को चुनना था ना? हाँ, अपनी सेना के संगठन के लिए उन्होंने जनरल गैलन को चुना। वो एक अनुशासित ढांचा बनाना चाहते थे। और उनके विचारों की स्पष्टता उनके 3 मुख्य सिद्धांतों में भी दिखती है।
राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। बिल्कुल, इन्हीं ठोस सिद्धांतों की वजह से उन्हें चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। लेकिन 1925 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हो गई। और उसके बाद 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व चियांग काई शेक ने संभाल लिया। यहीं से सत्ता का संघर्ष हिंसक हो गया, क्योंकि 1921 ईस्वी में ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी। हाँ, और 1927 ईस्वी में ये साम्यवादी लोग कुओमिंतांग पार्टी से पूरी तरह अलग हो गए। और ये अलगाव बहुत भयंकर था। चियांग काई शेक ने इन साम्यवादियों का दमन करने के लिए ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन कर दिया था। बाप रे! और इसी टकराव की वजह से 1928 ईस्वी में चीन में भीषण गृहयुद्ध शुरू हो गया। बिल्कुल, और इसी गृहयुद्ध से माओ त्से-तुंग का उदय हुआ। उनका जन्म 1893 ईस्वी में हुनान में हुआ था। उन्होंने 1925 ईस्वी में हुनान के एक विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व भी तो किया था। हाँ, माओ ने समझ लिया था कि असली ताकत कारखानों में नहीं बल्कि गांवों के किसानों में है। और उधर चियांग काई शेक अपनी सत्ता पहले नानकिंग में संभाल रहे थे, पर कम्युनिस्टों के दबाव में उन्हें पीछे हटना पड़ा और बाद में उन्होंने अपनी सरकार फार्मोसा में स्थापित की, जिसे आज हम ताइवान कहते हैं, और मुख्य भूमि पर साम्यवादियों का कब्जा हो गया। जिसका नतीजा ये हुआ कि 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी को माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में जनवादी गणराज्य यानी पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना हुई। माओ इसके प्रथम अध्यक्ष बने और चाओ एन-लाय प्रथम प्रधानमंत्री बने। और इस नए जनवादी गणराज्य की राजधानी हुनान को बनाया गया। बिल्कुल, इस तरह एशिया का मरीज एक नए साम्यवादी गणराज्य में बदल गया। तो चलिए अब एशिया से निकलकर यूरोप की तरफ चलते हैं। यूरोप का मरीज कहे जाने वाले तुर्की में उस समय अब्दुल हमीद द्वितीय का शासन था। हाँ, जिन्होंने साम्राज्य को बचाने के लिए पान इस्लामिज्म का नारा दिया था। लेकिन जनता में असंतोष था, इसीलिए तो उनके शासनकाल में 1908 ईस्वी में युवा तुर्क आंदोलन शुरू हुआ। और तुर्की के लिए सबसे बुरा दौर प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। 10 अगस्त 1920 ईस्वी को तुर्की पर एक भीषण अपमानजनक संधि थोपी गई। सेवरे की संधि। बिल्कुल, ये संधि तुर्की को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश थी। और यहीं से मुस्तफा कमाल पाशा सामने आते हैं। उन्होंने तो इस संधि को मानने से साफ इनकार कर दिया था। हाँ, कमाल पाशा, जिनका जन्म 1891 ईस्वी में सलेनिका में हुआ था, वो शुरुआत में 1889 ईस्वी में बनी एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में थे। लेकिन एक सैन्य अधिकारी एक देश का भाग्य कैसे बदलता है? अपनी सैन्य सफलताओं से। कमाल पाशा ने सेनापति के तौर पर गल्लीपोली युद्ध में शानदार जीत दर्ज की थी, जिससे वो रातों रात नेशनल हीरो बन गए। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। 1919 ईस्वी में उन्होंने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। हाँ, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। और उसी साल उन्होंने अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। क्या रणनीतिक कदम था! और इसी का नतीजा था कि 1923 ईस्वी में तुर्की और यूनान के बीच लोजान की संधि हुई, जिसने सेवरे की संधि को पलट दिया। और फिर 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। कमाल पाशा ने रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी बनाई और वो नए गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति बने। इसीलिए उन्हें आधुनिक तुर्की का निर्माता और अतातुर्क यानी तुर्की का पिता कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि समाज का पूरा ढांचा ही बदल दिया था। हाँ, उनके सुधार बहुत तेज और कड़े थे। जैसे 3 मार्च 1924 ईस्वी को उन्होंने तुर्की से खिलाफत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। वो धर्म को राज्य से बिल्कुल अलग करना चाहते थे। और तुरंत बाद 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को नए संविधान की घोषणा हो गई। इतना ही नहीं, 1924 ईस्वी में ही तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। और पश्चिमी दुनिया से जुड़ने के लिए 26 दिसंबर 1925 ईस्वी से ग्रेगोरियन कैलेंडर भी लागू कर दिया गया। बिल्कुल, ताकि यूरोप के साथ व्यापार और कूटनीति आसान हो सके। लेकिन सबसे बड़ा सामाजिक बदलाव तो पहनावे को लेकर था। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों के बुर्का पहनने पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि वो पुरानी मानसिकता और पदानुक्रम को तोड़ना चाहते थे। लोगों को आधुनिक तरीके से सोचने के लिए आधुनिक दिखना भी जरूरी था। इसके अलावा भी उन्होंने कई काम किए, जैसे 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की और अर्थव्यवस्था के लिए 1933 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की। हाँ, और इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी शामिल है,
जिसका पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। बिल्कुल। कुस्तुनतुनिया से इस्तांबुल का सफर और वहां मेडिकल कॉलेज खोलना एक आधुनिक और वैज्ञानिक नए गणराज्य का प्रतीक था। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। अब इटली में फाशीवाद और जर्मनी में नाजीवाद के उदय की बात करते हैं। फाशीवाद का सबसे पहला उदय इटली में हुआ था। इसके जन्मदाता मुसोलिनी थे। हाँ, मुसोलिनी, जिनका जन्म 1883 में रोमैग्ना में हुआ था। बिल्कुल। और शुरुआत में ना मिलान में इस फाशिस्टवाद दल की स्थापना हुई थी। राइट। और एक तथ्य ये भी है कि मुसोलिनी को ड्यूस पुकारा जाता था। हाँ, ड्यूस। ये फाशीवादी जो थे वो बहुत उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करते थे। और अगर हम इनके संगठनात्मक ढांचे की बात करें तो इनके जो स्वयंसेवक थे ना, वो काली कमीज पहनते थे। अच्छा, काली कमीज। जी। और सत्ता पर पकड़ मजबूत करने के लिए डियाज को सेना का अधिकारी नियुक्त किया गया था। डियाज को, राइट। हाँ, पर मुझे यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प लगी। मतलब अगर हम इसे गहराई से एनालाइज करें तो ये व्यवस्था ना किसी बहुत बड़े कॉर्पोरेट ढांचे की तरह लगती है। वो कैसे? मतलब प्रशासनिक ढांचे के लिए 22 अलग अलग निगम बनाए गए थे। 22 निगम, हाँ। और एक राष्ट्रीय निगम परिषद भी थी जिसके 500 सदस्य थे। और मजे की बात देखिए कि इसका अध्यक्ष स्वयं मुसोलिनी था। बिल्कुल, सारा कंट्रोल वहीं था, है ना। और इसके अलावा 25 सदस्यों वाली एक ग्रैंड काउंसिल ऑफ फैसिस्ट पार्टी भी थी। तो ये एकदम किसी बड़ी कंपनी के टेक ओवर जैसा लगता है, जहां लाखों कर्मचारी हैं। हाँ, वो काली कमीज वाले स्वयंसेवक। राइट। और नियंत्रण के लिए 22 अलग अलग विभाग हैं, लेकिन सारी असली ताकत 25 लोगों के बोर्ड और एक अकेले सीईओ मतलब मुसोलिनी के पास सुरक्षित है। एकदम सही एनालॉजी है ये। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये कि ये जो काली कमीज थी, ये केवल एक पहनावा या यूनिफॉर्म नहीं थी। तो फिर क्या था ये? ये पूर्ण अनुशासन और आक्रामक राष्ट्रवाद का एक चलता फिरता प्रतीक था, एक खौफ का प्रतीक। ओहो। हाँ, और जो आपने केंद्रीकरण की बात की, मुसोलिनी ने सत्ता का इतना भारी केंद्रीकरण इसलिए किया था ताकि कोई भी फैसला, कोई भी शक्ति उसकी मुट्ठी से बाहर ना जा सके। सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता था वो। बिल्कुल। तो ये सब इटली में हो रहा था। पर इसी समय ना जर्मनी में एक अलग तरह की उथल पुथल चल रही थी। हाँ, जिसने एक नए दल के लिए रास्ता खोल दिया था। राइट। 10 नवंबर 1918 को जर्मन सम्राट काइजर विलियम द्वितीय ने इस्तीफा दे दिया। जी। और इसके बाद एडोल्फ हिटलर, जिनका जन्म 20 अप्रैल 1889 को वॉन में हुआ था, उन्होंने जर्मन वर्क्स पार्टी की स्थापना की। और फिर 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी नाजी दल की नींव रखी। नाजी दल, हाँ। पर यहाँ मुझे बहुत हैरानी होती है। मतलब सम्राट के इस्तीफे से जो एक खालीपन या वैक्यूम पैदा हुआ, उसने इतनी चरमपंथी दल को पनपने का मौका कैसे दे दिया? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, यस, तो ये समझना आसान हो जाता है। अच्छा। असल में पुरानी सत्ता यानी काइजर विलियम द्वितीय के पतन से जो गहरी अस्थिरता पैदा हुई, वही वो मूल कारण थी जिसने नाजी दल जैसे चरमपंथी विचारों को पनपने का इतना बड़ा मौका दिया। जब अस्थिरता होती है तो लोग उग्र समाधान की तरफ भागते हैं। समझ गए। तो इसी अस्थिरता का फायदा उठाकर 1933 में जब राष्ट्रपति हिंडनबर्ग थे, तब हिटलर जर्मनी का प्रधानमंत्री बन गया। बिल्कुल। और उसने आते ही एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया। हाँ, एक राष्ट्र एक नेता। और उसकी आत्मकथा भी तो थी, मेरा संघर्ष। हाँ, मेरा संघर्ष, जो उसकी विचारधारा का आधार थी। राइट। लेकिन मुझे जो बात बहुत खौफनाक लगी वो ये कि नाजी दल का पूरा प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। गोएबल्स का प्रोपेगेंडा बहुत खतरनाक था। और 4 अप्रैल 1933 को जर्मन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई और शामी विरोधी मतलब यहूदी विरोधी नीति लागू कर दी गई। जी। तो अगर इस पूरे सिस्टम को देखें तो ये एक ऐसा आक्रामक मार्केटिंग और सुरक्षा अभियान था जहां केवल एक ही विचार को या कह ले एक ही ब्रांड को अस्तित्व में रहने की अनुमति थी। एकदम। और बाकी हर विरोधी विचार को उस सुरक्षा परिषद के माध्यम से कुचल दिया गया। असल में हिटलर ने ना नियंत्रण का एक पूरा त्रिकोण बना लिया था। त्रिकोण, ये कैसे काम करता था? मैं बताता हूँ। देखिए, इस त्रिकोण में उसने विचारधारा जो उसकी किताब मेरा संघर्ष से आती थी, उसका इस्तेमाल किया। दूसरा कोना था आक्रामक प्रचार जो गोएबल्स संभाल रहा था। राइट, गोएबल्स का प्रोपेगेंडा। तीसरा था राज्य की ताकत यानी जर्मन सुरक्षा परिषद। इन तीनों का इस्तेमाल करके उसने हर तरह के विरोध को खत्म कर दिया, खासकर वो यहूदी विरोधी नीतियों के माध्यम से। बिल्कुल। तो जब इतनी ताकत मिल गई
तो जाहिर है कि इसके नतीजे भी बहुत बड़े होने वाले थे। आक्रामकता तो बढ़नी ही थी। हाँ, एक तरह का डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया था। इटली में मुसोलिनी ने अक्टूबर 1922 में रोम पर आक्रमण किया और फिर 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया। और उधर जर्मनी में हिटलर भी चुप नहीं बैठा था। एकदम हिटलर ने 16 मार्च 1935 को पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा कर दी। जी, हथियारों की होड़ फिर से शुरू हो गई। और फिर 1936 में जर्मनी, जापान और इटली के बीच वो रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण हुआ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था विश्व इतिहास में। बिल्कुल। और फिर तो हिटलर का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना और 1 सितंबर 1939 को उसने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और इसी के साथ विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। हाँ, और 10 जून 1939 को मुसोलिनी ने भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि रोम से शुरू हुआ यह आक्रामक रवैया ऑस्ट्रिया और पोलैंड तक पहुंच गया। जी। पर मेरा सवाल यह है कि इन शक्तियों का आत्मविश्वास इतना बढ़ कैसे गया कि उन्होंने सीधे विश्व युद्ध ही छेड़ दिया? इससे ना विचार करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। देखिए, 1935 का जो पुनः शस्त्रीकरण था और 1936 का जो ये धुरी गठबंधन था ना, हाँ, रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी, बिल्कुल, ये गठबंधन इन शक्तियों को एक दूसरे से जोड़ रहा था। उन्हें लगने लगा था कि वो अकेले नहीं है। राइट। और इसी से उनका आत्मविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि उन्होंने बिना किसी डर के सीधे तौर पर विश्व युद्ध छेड़ दिया। तो एक तरह से उन्होंने एक दूसरे की आक्रामकता को बढ़ावा दिया। एकदम सही। लेकिन इस सब का अंत बहुत ही नाटकीय हुआ। जी, बहुत भयानक। हमारे तथ्य बताते हैं कि इटली में फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को हुआ। और ठीक 2 दिन बाद? हाँ, ठीक 2 दिन बाद 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली। दशकों तक आक्रामक विस्तार, विशाल सेनाओं, 22 निगमों और गोएबल्स जैसे प्रचारकों के दम पर जो अभेद्य सत्ता ढांचे तैयार किए गए थे, वो अप्रैल 1945 के केवल 2 दिनों के भीतर 28 और 30 अप्रैल को पूरी तरह ताश के पत्तों की तरह ढह गए। अब जापानी साम्राज्यवाद देखते हैं। ये वाकई इतिहास का एक बहुत ही क्रूर लेकिन दिलचस्प हिस्सा है। मतलब अगर हम शुरुआत देखें तो कहानी 1863 से शुरू होती है। 1863 में? हाँ, एक अमेरिकी नाविक थे पेरी। उन्होंने जापान पहुंचकर सीधा बल प्रयोग किया। मतलब हथियारों के दम पर? बिल्कुल। उन्होंने अपनी नौसैनिक ताकत के दम पर जापान का दरवाजा अमेरिकी व्यापार के लिए खोल दिया। अरे बाप रे! तो मतलब अमेरिकी नाविक आता है और एक देश को व्यापार के लिए मजबूर कर देता है। हाँ, और इसका जापान पर बहुत गहरा असर हुआ। मुत्सुहितो के नेतृत्व में जापान ने तुरंत आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये तो ऐसा है जैसे किसी शांतिप्रिय गांव को व्यापार के लिए डरा धमकाकर मजबूर किया जाए और प्रतिक्रिया में वे एक ऐसी खतरनाक सेना खड़ी कर लें जो अपने ही पड़ोसियों पर हावी हो जाए। एकदम सटीक उपमा है। और उन्होंने इस सैन्य ताकत को बहुत तेजी से बढ़ाया भी। 1872 में तो उन्होंने सैन्य सेवा पूरी तरह से अनिवार्य कर दी। अनिवार्य मतलब हर नागरिक को सेना में जाना होगा? जी हाँ, 1872 से ही अनिवार्य हो गया। तो आखिर जापान ने इस नई सैन्य ताकत का परीक्षण दुनिया के सामने कैसे किया? जापानी साम्राज्यवाद का सबसे पहला शिकार बना उनका अपना ही पड़ोसी देश चीन। चीन? अच्छा। हाँ, आधुनिकीकरण और इस अनिवार्य सैन्य सेवा ने एक आक्रामक कूटनीति की नींव रख दी थी। और फिर 1905 में तो उन्होंने पूरी दुनिया को ही चौंका दिया। क्या हुआ 1905 में? जापान ने सीधा रूस जैसी एक बहुत बड़ी यूरोपीय शक्ति को हरा दिया। क्या बात कर रहे हो? रूस को हरा दिया? बिल्कुल। इस भयंकर युद्ध की समाप्ति 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि से हुई। 5 सितंबर 1905? रूस जैसी यूरोपीय शक्ति को हराना तो कूटनीतिक बिसात को एकदम पलट देने जैसा था। एकदम सही। और उनकी भूख यहीं शांत नहीं हुई। 1931 में अपनी साम्राज्यवादी आकांक्षाओं के लिए उन्होंने मंचूरिया पर भी आक्रमण कर दिया। मंचूरिया पर कब्जा कर लिया? हाँ, और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो 20 मार्च 1933 को उन्होंने सीधा राष्ट्रसंघ की सदस्यता ही त्याग दी। अरे, राष्ट्रसंघ को ही छोड़ दिया? बिल्कुल। 20 मार्च 1933 को उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी नियम को नहीं मानेंगे और इसी वजह से जापान को पीत आतंक कहकर संबोधित किया जाने लगा। पीत आतंक? पीत आतंक का ये नाम उनकी इसी आक्रामकता का प्रतीक लगता है। लेकिन ये तो पूर्व की बात हुई। पश्चिम में भी तो एक नए युद्ध की नींव रखी जा रही थी, है ना? बिल्कुल।
पश्चिम में जर्मनी आक्रामक हो रहा था और इसकी जड़ें जुड़ी हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साई की संधि से। वर्साई की संधि, हाँ, जिसे इतिहास में एक आरोपित संधि माना जाता है। आरोपित संधि का मतलब एक थोपी हुई संधि? जी हाँ, एक ऐसी संधि जो जर्मनी पर जबरन थोपी गई थी और जर्मनी ने 1935 में इस संधि का खुला उल्लंघन करना शुरू कर दिया। तो वर्साई की आरोपित संधि तो एक तरह से एक ऐसा प्रेशर कुकर था जिसका सेफ्टी वॉल्व एकदम बंद था। उसका फटना और एक महायुद्ध को जन्म देना तय ही था। बहुत सही कहा आपने। और जब जर्मनी ये सब संधियां तोड़ रहा था, तब इंग्लैंड शानदार अलगाववाद की नीति पर चल रहा था। शानदार अलगाववाद? हाँ, इस नीति का विचारक सिलिज़वरी था। मतलब इंग्लैंड खुद को यूरोपीय झमेलों से बिल्कुल अलग रख रहा था। अच्छा, और इससे जर्मनी को खुली छूट मिल गई होगी? बिल्कुल, और इसी का नतीजा था कि सितंबर 1938 में म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ। म्यूनिक पैक्ट? हाँ, लेकिन ये पैक्ट भी युद्ध को टाल नहीं सका। वर्साई की संधि टूटने के बाद दुनिया आधिकारिक रूप से युद्ध की आग में झुलस गई। तो युद्ध की आधिकारिक शुरुआत कब हुई? युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 1 सितंबर 1939? जी हाँ। लेकिन हथियारों का परीक्षण तो पहले ही शुरू हो चुका था। 1936 में स्पेन में गृह युद्ध शुरू हुआ था। स्पेन का गृह युद्ध? हाँ, जो असल में इटली और जर्मनी का संयुक्त रूप से पहला शिकार था। मतलब वहां उन्होंने मिलकर अपनी ताकत आजमाई। बिल्कुल, और इसके बाद युद्ध में संधियों और धोखे का एक बहुत बड़ा खेल हुआ। 23 अगस्त 1939 को जर्मनी और रूस के बीच आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जर्मनी और रूस का समझौता? हाँ, दोनों ने एक दूसरे पर हमला न करने का समझौता किया। लेकिन ये बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि जर्मनी ने समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर जून 1941 में रूस पर ही आक्रमण कर दिया। अरे बाप रे! हाँ, इसे ऑपरेशन बारबोसा कहा गया। मतलब पहले रूस के साथ समझौता करना और महज 2 साल बाद ऑपरेशन बारबोसा के तहत उसी पर हमला कर देना। बिल्कुल। ये तो तथ्य बताते हैं कि ये युद्ध केवल हथियारों का नहीं, बल्कि चरम धोखेबाजी का भी था। एकदम सही। और इसी युद्ध में जर्मन जनरल रोमेल काफी मशहूर हुए। उन्हें डेजर्ट फॉक्स कहा जाता था। डेजर्ट फॉक्स? अच्छा, अब ये युद्ध यूरोप से निकलकर वैश्विक मंच पर कैसे फैला? बहुत तेजी से फैला। 10 जून 1940 को इटली ने जर्मनी की ओर से युद्ध में प्रवेश किया। 10 जून 1940। और फिर 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया। अमेरिका भी आ गया। हाँ। और आपको बता दूं, इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। हाँ। और अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। ये तो दुनिया के सबसे बड़े नेता थे उस वक्त। जी बिल्कुल। और ये कोई छोटा युद्ध नहीं था। ये युद्ध 6 वर्षों तक चला और इसमें 61 देशों ने भाग लिया। 61 देशों का हिस्सा लेना साबित करता है कि दुनिया का कोई कोना छूता नहीं था। इतने बड़े स्तर पर तबाही हुई होगी। अकल्पनीय तबाही। लेकिन इस पूरे युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का पूरा श्रेय रूस को दिया जाता है। अच्छा। दिलचस्प तथ्य ये है कि जर्मनी को हराने का श्रेय रूस को मिला, जो पूर्वी मोर्चे पर हुए विनाश को दर्शाता है। बिल्कुल सही। और अब हम युद्ध के उस अंतिम और सबसे विध्वंसक चरण पर आते हैं, जहां फिर से जापान की बात आती है ना? जी हाँ। जापान धुरी राष्ट्रों का हिस्सा था और मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश था। मतलब बाकी सब हार मान चुके थे पर जापान डटा था। हाँ, और इसी को तोड़ने के लिए अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अणु बम गिराया। 6 अगस्त 1945 इतिहास का सबसे खौफनाक दिन। बिल्कुल। हमारे स्रोतों के अनुसार अमेरिका ने हिरोशिमा पर फैट मैन तथा नागासाकी पर लिटिल बॉय नामक एटम बम गिराए, जो 100 मेगावाट के थे। 100 मेगावाट, इतनी विशाल और बेकाबू ऊर्जा। जी हाँ, और इन्हीं बम धमाकों के कारण जापान ने 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण किया। 10 सितंबर 1945 को? हाँ, हालांकि युद्ध का आधिकारिक अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। जबकि जापान का आत्मसमर्पण 10 सितंबर को हुआ। बिल्कुल। ये साबित करता है कि युद्ध के आखिरी दिन कितने अराजक रहे होंगे। मतलब कागजों पर कुछ और, जमीन पर कुछ और। बहुत अराजक।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। ये सच में एक बहुत ही विचारणीय बात है। बिल्कुल। तो आज हमने देखा लूसेंट सामान्य ज्ञान का विश्व का इतिहास का मास्टर वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस सीरीज के अगले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल द स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार।